This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. भगवत गीता में कहा गया है कि अधर्म करने वाले या उसका साथ देने वालों को मारना गलत नहीं है। अपरिचित फिल्म में भी हीरो गरुड़ पुराण के आधार पर गलत करने वालों को सजा देता है। लेकिन आज के ज़माने में क्या गलत है और क्या सही, इसका फैसला कौन करेगा? अगर हर कोई अपने हिसाब से सही गलत चुनकर इस तरह फैसला करने लगे तो हर जगह जंगल राज हो जाएगा। इसीलिए सभ्य समाज में कानून हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं है। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी दिल्ली के एक ब्रूटल सीरियल किलर की, जो सिर्फ मोबाइल चुराने, झूठ बोलने जैसी छोटी छोटी बातों पर भी हत्याएं कर देता था। ऐसा करके वो खुद को महान समझता था। पूरे 9 साल तक उसने दिल्ली पुलिस की रातों की नींद उड़ा रखी थी। इतना ही नहीं, हत्याएं करने के बाद वो बाकायदा पुलिस वालों को चैलेंज भी करता था कि अगर दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। आज की हमारी कहानी है देश के राजधानी दिल्ली से, जहां 2006 से 2007 तक हुई सिलसिलेवार हत्याओं ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी थी। असल में इन घटनाओं की शुरुआत तो 1998 में हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया का चलन इतना नहीं था, इसलिए आज भी दिल्ली में रहने वाले कई लोग इस कहानी से अनजान हैं। मैं खुद एक दिल्ली वासी होने के बावजूद सालों तक इस कहानी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। कहानी की शुरुआत होती है 1998 में दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में तिहाड़ जेल के पास एक आधी अधूरी लाश मिलती है। मतलब उस लाश का सिर और हाथ पैर गायब थे, सिर्फ धड़ था। तब पुलिस ने शक के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा, लेकिन लाश की ही शिनाख्त न होने की वजह से केस कमजोर पड़ गया और बंद हो गया। ये बात आई गई हो गई। इसके बाद आगे 5 सालों तक इस तरह का कोई भी केस नहीं आया। यूँ तो दिल्ली में कई मर्डर केस हुए, पर वो इससे अलग थे और उनके कातिल भी पकड़े गए थे। 5 साल बाद जून 2003 को फिर से तिहाड़ के आसपास एक और लाश मिली। इसका भी सिर और हाथ पांव गायब थे, सिर्फ धड़ ही एक बोरी में बंद था। जांच की गई पर इस लाश की भी शिनाख्त नहीं हो पाई और इसीलिए ये केस भी अनसुलझा ही रहा। इसके 5 महीने बाद एक बार फिर से वैसी ही लाश मिली, वो भी तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के पास। ये लाश भी उसी हालत में थी। पुलिस जांच करती रही, पर वही मुश्किल थी कि लाश की शिनाख्त हुए बिना जांच आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। पुलिस को ये तो समझ आ रहा था कि ये किसी एक ही आदमी का काम है, क्योंकि कत्ल करने का तरीका और लाशों की हालत एक जैसी ही थी। लाशों की शिनाख्त न होने की वजह से जांच आगे ही नहीं बढ़ पाई। पर पुलिस को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि उनका सामना एक साइकोपैथ सीरियल किलर से होने वाला है, जो न सिर्फ कत्ल करता है बल्कि बेरहमी से लाश के कई टुकड़े भी करता है। वो इतना बेखौफ भी है कि तिहाड़ जेल जैसे हाई सिक्योरिटी एरिया में पुलिस की नाक के नीचे लाशें फेंक कर जाता है। इन लाशों के कई टुकड़े पुलिस को दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से भी बरामद हुए, लेकिन किसी लाश का सर कभी नहीं मिला। इसके 1.5 साल बाद एक बार फिर एक सर कटी लाश बोरी में मिली और इस बार ये लाश दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से मिली थी। पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। उनके मुखबिर भी कुछ भी नहीं ढूंढ पा रहे थे कि मरने वाला शख्स कौन है। वक्त यूं ही बीत रहा था। पुलिस सभी लाशों को इकट्ठा करके अपनी जांच में जुटी हुई थी। इस घटना के साल भर बाद 20 अक्टूबर 2006 को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास 5वीं लाश बोरी में बंद एक टोकरी में रखी हुई मिली। लाश की बोरी को बहुत कसकर नायलॉन की रस्सी से बांधा गया था, जिसे उस वक्त पुलिस खोल नहीं पा रही थी। तब वहां जमा भीड़ में से एक शख्स ने मदद की पेशकश की और एक चाकू से बोरी पर बंधी रस्सियां काट दी। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद वो कातिल ही था, जिसका अभी किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। इस बार टोकरी में इस लाश के साथ एक खत भी था। इस खत में दिल्ली पुलिस को भद्दी गालियां दी गई थी। उन्हें निकम्मा कहा गया था। उसमें लिखा था कि तुम लोगों को तुम्हारे दामाद की तरफ से खुल्लम खुल्ला चैलेंज है, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, वरना तुम दिल्ली पुलिस के सभी लोग नाजायज़ औलाद कहलाओगे। खत के आखिर में लिखा था कि आगे भी पुलिस वालों को ऐसे तोहफे मिलते रहेंगे, तुम लोग मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। तुम्हारे इंतज़ार में तुम्हारा बाप और जीजा सीसी। पुलिस ने लाश और लेटर कब्जे में लेकर अपनी जांच शुरू की। पुलिस के लिए भी ये अजीब उलझन थी कि लाशों का कुछ पता नहीं चल रहा था, उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी और अब कातिल खुद उन्हें चैलेंज कर रहा था कि हिम्मत है तो उसे पकड़ कर दिखाओ। पुलिस को समझ आ गया था कि ये कोई नॉर्मल कातिल नहीं है, बल्कि कोई सनकी सरफिरा साइकोपैथ सीरियल किलर है, जो बहुत ही वहशियाना तरीके से लोगों को कत्ल करता था। और अब इस तरह के केसेस को समझने के लिए साइकियाट्रिस्ट की भी मदद ली जा रही थी।
हैरानी थी कि किसी मिसिंग कंप्लेन से भी इन लाशों का मिलान नहीं हो पा रहा था। आखिर ये लोग कौन थे जिन्हें इतनी बेरहमी से मारा जा रहा था? ये वो वक्त था जब सीसीटीवी का भी ज्यादा चलन देश में नहीं था, इसीलिए तिहाड़ जेल जैसी हाई सिक्योरिटी एरिया में भी लाश फेंकने वाले का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। 25 अप्रैल 2007 को सुबह सुबह फिर से तिहाड़ जेल के पास छठी लाश मिलती है। अभी पुलिस जांच कर ही रही थी कि नजदीकी आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में फोन की घंटी बज उठी। फोन करने वाले ने कहा कि तुम्हारा दामाद बोल रहा हूँ, तिहाड़ के सामने से लाशें उठाते रहो और हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। पिछली लाश के साथ मिले खत की खबर मीडिया में भी लीक होने की वजह से हर जगह पुलिस की आलोचना हो रही थी। दूसरी तरफ सीरियल किलिंग की खबरों से दिल्ली के लोगों में भी दहशत का माहौल था। अब ये पुलिस वालों की नाक का सवाल बन गया था। पुलिस को कॉल एक पीसीओ से किया गया था। पुलिस टीम फौरन एक्टिव हुई। पीसीओ के मालिक को सुबह सुबह उसकी दुकान से फोन करने वाले शख्स का चेहरा याद था। पुलिस ने उस फोन करने वाले का स्केच बनवाया और मुखबिरों को स्केच देकर उस शख्स को ढूंढने के लिए लगा दिया। 20-25 दिनों बाद ही एक और लाश तिहाड़ जेल के पास मिली। ये 7वीं लाश थी। अब पुलिस वालों ने ठान लिया था कि इस सनकी हत्यारे को हर हाल में रोकना होगा। उस स्केच की बदौलत पुलिस को पहली सफलता मिली जब मुखबिर के जरिए पता चला कि आज़ादपुर इलाके में इसी चेहरे वाला शख्स एक डॉक्टर के क्लिनिक पर अक्सर आया करता है। पुलिस उस क्लिनिक पर पहुंची जहां डॉक्टर ने बताया कि ये शख्स चंद्रकांत झा है, जो सालों से अपनी बीवी और 5 बेटियों के साथ दिल्ली में ही रहता है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि चंद्रकांत एक मोटर कार्ट पर सब्जियां बेचने का काम करता है। वो बहुत गुस्सैल स्वभाव का है। एक बार उसने डॉक्टर के ब्रदर इन लॉ को झगड़े के दौरान जान से मारने की भी कोशिश की थी। पुलिस अब सही ट्रैक पर थी। जल्दी ही हैदरपुर में चंद्रकांत के घर का पता मिल गया और पुलिस ने बिना देर किए उसे घर से गिरफ्तार कर लिया। सालों से पुलिस की नींद उड़ाने वाला साइको सीरियल किलर अब पुलिस की गिरफ्त में था, पर पकड़े जाने के बाद भी चंद्रकांत के चेहरे पर कोई डर या पश्चाताप नहीं था। घर की तलाशी में 3 खून से सने चाकू भी मिले, जिन पर लगे हुए खून के निशान आखिरी लाश के खून से बाद में मैच भी कर गए। लाश के साथ मिले खत की राइटिंग भी चंद्रकांत की हैंडराइटिंग से बाद में मैच हो गई। साथ ही ये भी सामने आया कि 1998 में पहले कत्ल में शक के आधार पर जिस शख्स को पकड़ा गया था वो चंद्रकांत झा ही था, पर लाश की शिनाख्त न होने की वजह से वो छूट गया था। पुलिस की पूछताछ में चंद्रकांत की जो कहानी सामने आई वो इस तरह से थी। चंद्रकांत झा बिहार के माधेपुरा के धोसई गाँव का था। मां के सख्त स्वभाव के चलते चंद्रकांत को बचपन से ही लगता था कि उसे दबाया जाता है। वो विद्रोही स्वभाव का हो चुका था। कोई भी काम उसके हिसाब से नहीं होता था तो वो गुस्सा हो जाता था। गांव के सभी लोग उसके गुस्सैल स्वभाव से वाकिफ़ थे और उससे डरते भी थे। झूठ से उसे नफरत थी। सालों पहले रोजी रोटी की तलाश में वो दिल्ली चला आया। यही शादी की जिससे बाद में उसके 5 बेटियां भी हुईं। उसने आज़ादपुर सब्जी मंडी में मजदूरी शुरू की। सब्जी मंडी में काम करने के दौरान वहाँ एक ठेकेदार था जिसका नाम मंगल उर्फ पंडित था। वो मजदूरों से हफ्ता वसूली किया करता था। इसी बात पर चंद्रकांत का उससे झगड़ा हुआ। झगड़े में चंद्रकांत को बुरी तरह पीटा गया और पुलिस ने पकड़कर उसे जेल में भी बंद कर दिया। जेल में पुलिस वालों ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। उसे मारा पीटा गया, कई दिन भूखा रखा गया। इस घटना ने चंद्रकांत के अंदर दबी हुई गुस्से की चिंगारी को और भी बढ़ा दिया। अब उसे पुलिस वालों से भी सख्त नफरत हो चुकी थी। हर साल बिहार से लाखों माइग्रेंट दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में रोजगार की तलाश में आते हैं। पढ़े लिखे नौजवानों को तो अच्छी कंपनीज में जॉब मिल जाती है, लेकिन बिना पढ़े लिखे लोग, मजदूर, रेहड़ी वाले, रिक्शे वाले अक्सर यही काम करते हुए हमें बिहार के लोग दिख जाते हैं। अकेले रहने के दौरान 6-7 लोग अक्सर एक ही कमरे में रहते हुए सालों गुजार देते हैं। थोड़ा थोड़ा जोड़कर अपने घरों को पैसा भी भेजते हैं, पर कई साल तक बड़े शहरों में रहते हुए भी इन्हें लगातार शहर वालों से भेदभाव झेलना पड़ता है। ना कोई शहरी सुविधा, ना कोई पहचान। कभी तो सरकारों को भी पता नहीं होता कि उनके शहर में कितने लोग बाहरी गांवों से आकर रह रहे हैं। कई बार तो ये लोग सिर्फ वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। चंद्रकांत भी मजदूरी करते हुए ऐसे ही मेंटल प्रेशर में था। अपने साथ हुई ज्यादती का बदला लेने के लिए वो खुद को तैयार कर रहा था। उसने मार्शल आर्ट भी सीखा, लेकिन अपनी सनक में वो सही गलत का फ़र्क ही भूल गया। इसी सनक में उसने खुद को परिवार से अलग करके हैदरपुर में घर किराए पर ले लिया। वो अक्सर बिहार या यूपी से दिल्ली में काम करने के लिए आने वाले लोगों की मदद करता था। उन्हें अपने घर में रहने के लिए भी जगह देता था, पर यहीं किसी की छोटी सी गलती भी उसे खटकने लगती थी।
दूसरों को सबक सिखाने की सनक ने उसे कब एक आम इंसान से खूंखार दरिंदा बना दिया, उसे खुद भी पता नहीं चला। इसी सिलसिले में उसने अपना सबसे पहला कत्ल 1998 में उसी ठेकेदार मंगल उर्फ पंडित का किया था। समाज के साथ साथ पुलिस पर भी चंद्रकांत को ज़बरदस्त गुस्सा था, जिनकी वजह से जेल में उसने यातनाएं सही थी। वैसे उसने कत्ल सोच समझकर नहीं किए, पर अपने गुस्से के चलते छोटी छोटी बात पर ही ये किसी का भी कत्ल कर देता था। जैसे अगर किसी ने इससे झूठ बोला या किसी ने इसका कोई सामान बिना पूछे ले लिया, तो इसी गुस्से में चंद्रकांत ने कई मर्डर कर दिए। यहाँ तक कि एक दोस्त ने मछली खाने के बाद झूठी प्लेट नहीं उठाई तो भी उसने उस दोस्त का मर्डर कर दिया। एक शख्स का कत्ल तो इसलिए किया क्योंकि वो चंद्रकांत को उल्टा जवाब दिया करता था, उससे बहस करता था। अपने एक और जानकार को अनैतिक संबंध के चलते इसने मार डाला। एक बार गांव का इसका एक जानकार रात को घर में रुकने के लिए आया तो उसने देखा कि चंद्रकांत ने घर में 2 लोगों को हाथ पैर बांध कर रखा हुआ है। तब उस जानकार ने हाथ पांव खोलकर उन लोगों को भगा दिया और अपनी भी जान बचाई। मारने से पहले ये अपने शिकार के हाथ पैर बांध देता था। हत्या करने के बाद बेरहमी से उनके शरीर के टुकड़े कर देता था। धड़ को तिहाड़ जेल के बाहर और हाथ पैर के टुकड़े शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक देता था। कटे हुए सर को इसने हर बार यमुना नदी में डंप कर दिया। दिल्ली पुलिस कई दिनों तक यमुना नदी की खाक छानती रही कि उन्हें कहीं कोई कटा हुआ सर मिल जाए, पर पुलिस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसके पास एक कैमरा था जिससे ये मारने के बाद लाशों की फ़ोटो भी खींचता था। एक रिश्तेदार ने अनजाने में वो कैमरा चुरा लिया तो चंद्रकांत ने उसका भी मर्डर कर दिया था। इसके हाथों दिल्ली में मरने वाले 7 लोग थे। 1998 में मंगल उर्फ पंडित, 2003 में शेखर और उमेश, 2005 में गुड्डू, 2006 में अनिल मंडल, 25 अप्रैल 2007 को उपेंद्र और 18 मई 2007 को दिलीप। इस केस में मरने वाले सभी 7 लोग माइग्रेंट मजदूर थे, इसीलिए इनकी ना कोई मिसिंग कंप्लेन हुई और ना ही शिनाख्त, क्योंकि इनके परिवार वाले तो इस सब से अनजान कहीं दूर गांव में रह रहे थे। पर चंद्रकांत के बयान के अनुसार उसने पिछले 1 दशक में कितनी हत्याएं की हैं, उसे खुद भी गिनती याद नहीं। एक अंदाजे के अनुसार उसने 40 से ज़्यादा मर्डर किए थे। जब भी लाश की कहीं रिकवरी होती थी तो वो हर जगह मौजूद होता था। पुलिस की हालत देखकर वो खुश होता था। उन पर कमेंट पास करके उन्हें गालियां देकर उसे बहुत मज़ा आता था। इतने सालों हत्याएं करते हुए और कानून से बचे रहने पर उसका कॉन्फिडेंट और सनक दोनों ही बढ़ते चले गए। वो खुद को और भी ताकतवर और महान समझने लगा था। पकड़े जाने पर भी चंद्रकांत को कोई डर नहीं था। उल्टा तब भी वो पुलिस वालों का मजाक ही उड़ा रहा था कि तुमने मुझे नहीं पकड़ा, बल्कि मैंने खुद को पकड़वाया है। पुलिस वाले उसका कॉन्फिडेंट देख के हैरान थे। वैसे ये काफ़ी हद तक सच भी था। अगर आखिरी के 2-3 कत्ल में अगर वो लेटर लिखकर नहीं देता या पुलिस वालों को फ़ोन नहीं करता तो पुलिस चंद्रकांत तक शायद पहुंच ही नहीं पाती। चंद्रकांत की ही की गई गलतियों की वजह से पूरे 9 साल बाद पुलिस उसे पकड़ पाई। पुलिस ने सभी सबूतों के साथ चंद्रकांत को कोर्ट में पेश किया। पीसीओ के मालिक, डॉक्टर और अपनी जान बचाने वाले 3 लोगों को इस मामले में गवाह बनाया गया। खून से सने चाकू, फॉरेंसिक रिपोर्ट, लेटर की हैंडराइटिंग, ये सभी चंद्रकांत को कातिल साबित करने के लिए काफ़ी थे। पर 7 में से सिर्फ 3 कत्ल ही कोर्ट में साबित हो पाए, जिसके लिए फरवरी 2013 में चंद्रकांत को 2 केसेस में मौत की सज़ा और 1 केस में आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। ये मामला ऊपरी अदालत में पहुंचा, जहां 2016 में इसकी फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। 2022 में उसने पैरोल के लिए अप्लाई किया, पर अदालत ने उसकी अपील को ठुकरा दिया। लेकिन 2023 में चंद्रकांत ने एक बार फिर ये कहते हुए पैरोल की मांग की कि उसे अपनी बेटी की शादी करनी है और इस काम के लिए उसके घर में कोई भी मर्द नहीं है। सरकारी वकील ने इस अपील का विरोध किया कि एक मानसिक अपराधी है, 3 हत्याओं का दोषी है, इसे छोड़ना खतरनाक हो सकता है। पर हाई कोर्ट ने अगस्त 2023 में चंद्रकांत झा को 90 दिनों की पैरोल दे दी, इस आधार पर कि जेल में उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहा है। कोर्ट का ये फैसला कितना सही है या गलत, ये तो वक्त ही बताएगा। चंद्रकांत के चुंगल से बच निकलने वाले वो 3 लोग भी अब गहरी दहशत में हैं, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही दी थी। उन्हें डर है कि कहीं अब चंद्रकांत उनकी हत्या न कर दे। चंद्रकांत झा की इस स्टोरी पर नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज़ हो चुकी है, जिसका नाम है इंडियन प्रेडेटर द बूचर ऑफ दिल्ली।